अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 मई 2025 है। काफ़ी टाइम बाद मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और इंशाल्लाह से मार्केट में जो एक क्रैश नज़र आया है हमें पिछले 2-3 दिनों से, और ख़ास तौर पे इंडियन इंडियन पाकिस्तान वॉर जो थी, इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। तो इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। सबसे पहले बेसिकली मैं मार्केट के बारे में काफ़ी लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा था डिफरेंट एनालिस्ट के बारे में यूट्यूब्स पे, और काफ़ी लोगों के बड़े बड़े लोगों के चैनल्स पे मैं कमेंट्स इस तरह से देख रहा था कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, इस तरह की बातें। तो इसके हवाले से मैंने सोचा एक करेक्ट एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बता सकूं कि मार्केट एक्चुअली मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अ, जो मैंने मुख्तसर अगर मैं करूं, जो मैंने कमेंट देखे और मुझे जो समझ आई, जो जिसको मैं समराइज करूं, ये चार मेन चीज़ें हैं जो मैंने नोट की। एक तो लोगों का व्यू ये है कि स्टॉक मार्केट हमेशा लॉस देती है। दूसरा, एनालिस्ट के वीडियोस पे जाके और एनालिस्ट को जो बड़े बड़े मैं समझता हूँ बहुत सारे टीचर्स मैं कहूँगा उनको, जो स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी बताते हैं, उनको कमेंट्स किए हुए कि आप गलत थे और आपकी सारी प्रिडिक्शन गलत थी। और ये फिर तीसरा एक ये कमेंट था कि अब ये वक्त आ गया कि मार्केट से निकल जाना चाहिए, टाइम टू सेल ना। और लोग मैसिवली सेल करने शुरू हो गए। और आखिर में एक ये कमेंट था जिसको मैं कि स्टॉक मार्केट एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें नहीं करना चाहिए। ये एक बेसिकली जनरल पब्लिक की थॉट थी पिछले 2-3 दिनों से, खासतौर पर जब मार्केट में करेक्शन है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूँ। कभी भी मार्केट में हम देखें ना, हमेशा ऐसा ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट होती है। मैंने हिस्टोरिकली पाकिस्तान मार्केट में जब करेक्शंस आई, या करेक्शंस बोल दूं, या थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आई, एडजस्टमेंट आई, तो उनको हिस्टोरिक इवेंट को लिस्ट डाउन किया, जिसमें 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट था। उसमें मार्केट में सिग्निफिकेंट डाउन आया। तो 7-8 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसमें स्टॉक मार्केट पर सिग्निफिकेंट डाउन आया। मार्केट रिकवर भी बहुत अच्छी तरीके से की। 14 में जो पेशावर अटैक था, उसमें मार्केट में काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरी। फिर 2017 पनामा जो लीक्स था, जिससे नवाज शरीफ डिस्qualify हुआ था, उस वक्त मार्केट 52 से 39,000 पे चली गई थी। फिर 2018 में, फिर 2022 में, 2023 में, और 2024 में। अब देखा 2024 के एंड से हमने, या मिड 24 से हमने देखा मार्केट थोड़ा अब ऊपर जाने शुरू हुई, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई। और अब ये जो लास्ट वीक हुआ इंडियन पाकिस्तान वॉर की वजह से मार्केट में फिर एक डाउनवर्ड नजर आया। एट द एंड फिर मार्केट रिकवर कर जाएगी सम पॉइंट और अदर। एक थोड़े टाइम के लिए इम्बैलेंस है, बट इवेंचुअली मार्केट रिकवर ही करेगी। ये मार्केट का तरीकेकार है, इसी तरह चलती है मार्केट। तो इस तरह अगर कोई इवेंट होता है, इसका हर किसी ये मतलब नहीं है मार्केट ने नुकसान किया है। आप ये देखें, 1998 में बहुत नीचे चले गई थी, उस वक्त किसी ने लिया होगा। तो 98 के बाद मैं ख्याल 2001-2 में भी एक इवेंट था जो इन्होंने कवर नहीं किया यहाँ पे ग्राफ में। तो मार्केट रिकवर करी, फिर 2007 में वापस गिरी, फिर गिरने के बाद 2008 में वापस गिरी, फिर रिकवर करी, फिर 2014 में गिरी, फिर 2014 के बाद रिकवर करी होगी, फिर 17 में गिरी होगी। तो रिकवरी और ये गिरना और चढ़ना मार्केट का ट्रेंड है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मार्केट में नुकसान ही नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है। बस एक एक अक्लमंद इंसान और अक्लमंद इन्वेस्टर जो होता है ना, वो सिर्फ इस तरह की अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है कि कब बाय किया जाए। तो जिसपे आपने आप इसकी मिसाल इससे भी देख सकते हैं, जो जो थर्सडे फ्राइडे वेनेसडे वाले दिन मार्केट गिरी थी तकरीबन 6-7%। तो म्यूचुअल फंड्स ने तो सेल नहीं किया, म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया। तमाम अब इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो होती है, जो जो कंपनी के डायरेक्टर बाय करते हैं शेयर, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाए, वहाँ पे नजर आता है कि किस कंपनी के डायरेक्टर ने बाय किया। तो आप उसमें देखें तमाम डायरेक्टर्स ने बाय किए। क्यों बाय किए? वो मेरे ख्याल में वो एक रैशनल इन्वेस्टर है, समझदार इन्वेस्टर है। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाया। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए भाई? अभी आया मार्केट इस तरह रिकवर कर गई कि हमें कुछ करना चाहिए, या अपॉर्चुनिटी निकल गई, अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, हमें क्या करने चाहिए इससे पहले मैं एक कोड मैं बताऊंगा। एक मैंने बड़ा फेमस कोड पढ़ा है और मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द मार्केट, इवन दो इस योर, अगर आपका भी पोर्टफोलियो रेड है सिग्निफिकेंट, तब भी आप बाय करो। ये एक कोट है। और ये आई थिंक एक मैसेज भी है कि हमें तब बाय बहुत ज्यादा बाय करना चाहिए जब मार्केट सब डाउन पे जा रही हो। और एट द एंड मार्केट ने रिकवर करना ही है। जब रिकवर करना है, तो जब डाउन पे जा रही है, तो आपको क्यों ना गेन कमा लीजिए इस डाउन से। इसमें हर किसी ये मतलब नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा जीरो पे आ गए, आप लोन लेके इन्वेस्ट करने लग जाएं, ये बात नहीं। अच्छा, इन लाइन में हिस्टोरिकल ट्रेंड आफ्टर एवरी क्रैश देयर विल बी रिकवरी, तो रिकवर हो ही जाएगी।
अच्छा, अब हमें करना क्या चाहिए? अब हमें दो स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक है, और पेनी में भी थोड़े से बेहतर स्टॉक है, तो आप उनको अगर बाय किए ना, तो उसमें रिकवरी बहुत स्पीड से आएगी एज कम्पेयर टू बड़े शेयर्स में। एंग्रो हो गया, पोल हो गया, मारी हो गया, एमटीएल हो गया। अब जैसे मिसाल बीएमएल है, बैंक अलमकरा, इसमें मैं इसका इन्वेस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह के एक मेरा व्यू है कि इस तरह की स्टॉक बहुत जल्दी रिकवर करना। बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, मुनासिब शेयर है। कंपनी कंपनी मतलब एक सस्टेनेबल कंपनी है, ग्रो करेगी। तो मैं इसलिए इस तरह की कंपनियों को शॉर्ट टर्म में भी समझता हूँ कि जल्दी रिकवर करेगी। और उसकी वैल्यू 3 रुपये, 3 रुपये वाला शेयर 3.5 रुपये में आना इजी मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह पेस है और इसी तरह सिनर्जी भी है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको एवरेज आउट करने का मौका देती है, तो मैं समझता हूँ ऑलवेज गुड टू एवरेज आउट फॉर लॉन्ग टर्म। मिसाल के तौर पे आप तमाम ये जो मैंने कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां मेंशन की, आप देखेंगे एक दो दिन में स्टॉक एक्सचेंज में नोटिफिकेशन आएंगे कि इनके डायरेक्टर्स ने उठाए वेनेसडे और थर्सडे वाले दिन शेयर्स को। तो आपको पता चल जाएगा कि इस एक रैशनल इन्वेस्टर, अक्लमंद इन्वेस्टर क्या करता है, एवरेज आउट करता है जब इस तरह का डाउनफॉल आता है या इस तरह का सिग्निफिकेंट करेक्शन आती है। वैसे करेक्शन नहीं थी, एक पैनिक था। अब स्टॉक इंडेक्स पे चले जाते हैं भाई। आया स्टॉक इंडेक्स किस तरह? अच्छा, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने रिकवर कर लिया तकरीबन 3,500 पॉइंट, 3 3.5% इंक्रीज किया। और लेकिन अगर हम उस पे देखें लास्ट डे, 1,03,000 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे थर्सडे वाले दिन, जो कि मैं समझता हूँ दैट उस वक्त काफ़ी पैनिक सेलिंग थी। लेकिन एट द सेम टाइम जब अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी कर रहा है, तो कीप दैट इन माइंड। अब स्टॉक्स देखें जो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में, और उसको हमें एवरेज आउट करना चाहिए था, और अभी भी इवन देयर इज अपॉर्चुनिटी टू बाय इन। मिसाल के ओजीडीसी का अब सर्कुलर डेट वाला मसला खत्म हो चुका है, या खत्म होने की तरफ बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ नियर फ्यूचर इसकी इतनी कैपेसिटी होगी कि अच्छा खासा डिविडेंड दे सकता है। तो इसको आपने अपने रेडार में रखना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर है तो एवरेज आउट करें। एवरेज आउट करना चाहिए इन द सेम वे एमटीएल। अच्छा, ओजीडीसी बाय द वे बिफोर क्रैश 200 के ऊपर था, अब 184 पे आ गया। मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड, अच्छा मिल्लर ट्रैक्टर पे काफी लोगों की ग्रीवेंस हैं कि भाई इसने डिविडेंड अच्छा नहीं दिया या रिटर्न सही नहीं दे रही। आई थिंक एक बहुत बड़ा शेयर है, और ओवर लॉन्ग टर्म इसने बड़ा एक पोटेंशियल गेन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको एवरेज आउट करना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। सेम विद द मारी पेट्रोलियम, मेरा ख्याल है ये तकरीबन 500 को टच किया था, या 500 से भी नीचे गया था अगर मैं देखूँ लास्ट डे। 500 को टच किया था, अगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये तो वेनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन 500 के करीब आया था। तो आप देख सकते हैं, तो इस पे भी आप एवरेज आउट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है और पोटेंशियल इसमें अपसाइड है। और पेनी स्टॉक की जैसे मैंने बात की थी, पेनी स्टॉक में मैंने 3 स्टॉक लिखे हैं, जिसमें सिनर्जी हो गया, बीएमएल हो गया, और एक और मेरा स्टॉक मैंने वहाँ लिखा था प्रेजेंटेशन में, आप देखना। तो उस इस तरह के स्टॉक को ना बढ़ना थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू जैसे मारी पेट्रोलियम को इतना बड़ा हाइक आना। तो मैं इसको थोड़ा अपनी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा हिस्सा रखूंगा फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये रिकवर जल्दी करेगा बहुत तेजी से। इसके अलावा मैं मीज़ान पे आता हूँ। मीज़ान बैंक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और जब जब ये जब मारता है, मैं समझता हूँ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं आई बाय द वे। तो अगर इसमें मजीद आती तो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव, लेकिन फिलहाल ऐसी करेक्शन नहीं है कि बंदा भर भर के उठाए इसको। फिर इसके बाद मैं पेस की बात कर रहा था। पेस भी एक अच्छा शेयर शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा रिकवरी दिखा सकता है। फिर आखिर में एच कार, फिर सॉरी सेकंड लास्ट एच कार। होंडा कार के बारे में मेरे लॉन्ग टर्म का इस साल का मैं समझता हूँ अच्छा शेयर परफॉर्म करेगा। जब मैं इस पे प्रेजेंटेशन बनाई थी 6 महीने पहले, तो 294 पे था। ये करेक्शन के बाद ही काफ़ी ज़्यादा नीचा है, लेकिन मैं समझता हूँ स्टिल पोटेंशियल अपसाइड इस साल के एंड तक इसमें एक अच्छा गेन नज़र आ सकता है, स्पेशली जब इसकी न्यू गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक पे जा रही है, हाइब्रिड मिक्स है, हाइब्रिड पे जा रही है। तो उसको आपने एवरेज आउट करना है अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो में। इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग शेयर, तो कीप दैट इन माइंड। आखिर में स्पेल के बारे में मैं मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी इमर्जिंग कंपनी है, उसमें पोटेंशियल भी अपसाइड का है। और
इस पे काफी सारे लोगों ने बाय कॉल दी हुई थी जब 40 पे था, 39 पे था। आई थिंक अभी 34 पे इज अ गुड प्राइस टू गेट इन, और डेफिनेटली ये 44 45 पे जाने की पोटेंशियल लगता है ये शेयर। तो कीप दैट इन माइंड, कीप दैट इन योर रिटायर। मेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी नहीं है ना शॉर्ट टर्म में, लेकिन मैं शायद इसमें आने वाले हफ्ते में थोड़ी सी स्मॉल पोजीशन खोलूंगा इस वाले शेयर में। तो कीप दैट इन माइंड। बाकी ये है कि मार्केट आपको हमेशा से अप एंड डाउन रहेगी, ठीक है। अगर मैं 5 साल का चार्ट घुमा उठाऊं ना, तो आपको नजर आएगा मार्केट ने अप डाउन अप डाउन अप डाउन किया। और फिर कुछ लोग तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं भाई ये मार्केट में करेक्शन थी। मैं समझता हूँ करेक्शन हो या ना हो, अगर आपके इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में और स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ना, तो आपको कभी घबराने की जरूरत ही नहीं है। यू विल बी ऑलवेज अ विनर। तो इस स्ट्रेटेजी से चलें, और किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग एनालिस्ट को ब्लेम कर रहे हैं कि यूट्यूब पे लोगों को कोर्सेज जो बेच रहे थे उनको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आपने, भाई आप मेरे ख्याल में हर कोर्स में ये होता है कि आप अपनी रिसर्च भी करें और इस हिसाब से करें, इसमें बड़ा रिस्क, हर जगह डिस्क्लेमर होते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं उस डिस्क्लेमर को, आई थिंक वो डिस्क्लेमर नहीं, वो इज अ मैसेज है कि आपने अपना काम खुद करना है, अपनी जिम्मेदारी से इन्वेस्ट करना है। तो उस चीज़ को माइंड में रखें और अच्छे शेयर्स पे इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड गेन। खास तौर पे जो डिविडेंड वाले स्टॉक है, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी में डिविडेंड वाले स्टॉक आपके हाथ में आ जाए, तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई थिंक किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक पे मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ इसकी क्लेरिफिकेशन के पे था कि दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये बहुत सालों में एक बार आती है, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू गेट इन और एवरेज आउट योर स्टॉक अगर ऑलरेडी है। अगर ऑलरेडी नहीं है तो फिर जो जो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गए तो आप उसको आपने टारगेट करना चाहिए। जैसे जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।